आ गया था। और मसल्स के जो बीच डिफरेंस है वो आपको समझना है। दो तरह की मसल्स हैं, एक को हम बोलेंगे रेड, नाम यहाँ पे साथ में देखना स्लो, एंड वाइट जिसको हम क्या बोलेंगे फास्ट मसल। दोनों में कंपैरिजन देखो, एक एक पॉइंट वाइज अपन देखेंगे। इनमें मायोग्लोबिन कंटेंट जो है वो क्या होगा, हाई। सो इट इज रेड इन अपीयरेंस। मायोग्लोबिन पिगमेंट क्या है, मायोग्लोबिन एक्चुअली पिगमेंट है। जैसे अपन ने आरबीसी में एक पिगमेंट पढ़ा था हीमोग्लोबिन, ये मसल सेल्स में एज अ पिगमेंट है मायोग्लोबिन। इसमें रेड मसल्स में इनका कंटेंट हाई होता है और इधर कंटेंट कैसा होगा, कम होता है, इसलिए इनका कलर एक्चुअली पेल येलो कलर या मीन्स अपन का स्ट्रॉ कलर जैसा है, जैसे अपन वो हाँ ठीक है। तो इसको हम क्यों इसके कंपैरिजन में वो थोड़ा सा ऑफ कलर में या लाइट कलर में दिखता है तो उसको हम व्हाइट मसल्स बोल देते हैं। इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंसिव नहीं होता। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्सटेंसिव ना होने का मतलब क्या है कि स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन कम होगा, और जब स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो कैल्शियम आयन की जरूरत है वो सप्लाई भी कम होगा। इधर देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होता है तो मतलब स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब ये जितना ज्यादा स्टोरेज होगा कैल्शियम आयन का उतनी ज्यादा हमारा ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उतने लंबी ड्यूरेशन के लिए। इनमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होती है, इनमें ब्लड वेसल्स कम एक्सटेंसिव होती हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है इधर, एंड माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है इधर। माइटोकॉन्ड्रिया से कंसर्न क्या है, एटीपी और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। और किसके लिए एटीपी की जरूरत है, फॉर्मेशन के लिए और ब्रेकिंग के लिए। तो एटीपी का फॉर्मेशन जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो उधर एटीपी ज्यादा बनेगा, इधर कम बनेगा। रिस्पॉन्सेज इनके स्लो होते हैं विद लॉन्ग लेटेंट पीरियड। स्लो रिस्पॉन्स आता है लेकिन लेटेंट पीरियड इनका ज्यादा है। इनका रिस्पॉन्स बहुत तेज होता है लेकिन लेटेंट पीरियड इनका बहुत शॉर्ट होता है। ये इनका कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, एटीपी ज्यादा है, कैल्शियम का कम होने के नाते कॉन्ट्रैक्शन इनका पावरफुल नहीं, उधर कॉन्ट्रैक्शन इनका पावरफुल ज्यादा है। एंड दिस मसल्स इज इन्वॉल्व इन प्रोलॉन्ग्ड एंड continued activity, so it is undergoes sustained contraction। जो आपको कोई काम करना है, जैसे पूरे दिन काम करना है, या जैसे मजदूर जो कोई होता है, लेबर जो होते हैं उनके पूरे दिन काम करने हैं, तो अगर उनकी बॉडी में वाइट मसल्स ज़्यादा है तो वो नहीं कर सकता, वो आप जल्दी थक जाओगे, थकान जल्दी आ जाएगी, मसल्स फिर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाती हैं। लेकिन अगर उनकी बॉडी में रेड मसल्स ज़्यादा है तो वो देखो रिस्पॉन्स स्लो रहेगा। कैसा रहेगा, रिस्पॉन्स स्लो रहेगा। कोई कॉन्टिन्यूअस वर्क करना है तो वो धीरे धीरे ही चलता है। उसके लिए कोई इसमें जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, मैराथन किसी को करना है, मैराथन करना है और 100 मीटर की दौड़ लगानी है। दोनों के लिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है। 100 मीटर वाले में आप कितनी जल्दी कितना ज़्यादा स्पीड पकड़ सकते हो उतनी आप विनर होने का चांस तब बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन मैराथन में कि कितने धीरे धीरे और कितने लंबे टाइम तक आप दौड़ सकते हो तब उस पर डिपेंड करेगा कि आप विनर बनोगे कि नहीं। ज़्यादातर जो मैराथन में वो दौड़ते हैं, जो रनर होते हैं, वो बीच में ही दम तोड़ देते हैं। दम तोड़ने का मतलब मसल्स उनके काम ही नहीं करते। जिनकी बॉडी में मसल्स, ये रेड मसल्स ज़्यादा होता है, वो सस्टेन धीरे धीरे दौड़ेगा लेकिन चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, और फाइनली जो लास्ट तक पहुंचेगा वही विनर होगा। तो आपको कैसा काम करना है, जैसे आपको कोई इमरजेंसी का कंडीशन आ रहा है तो वहां पे ये स्लो मसल की जरूरत नहीं है, उस टाइम पे वाइट मसल्स की जरूरत है। वो उधर आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। नीचे से सांप आ रहा है तो आप धीरे से पैर उठाओगे कि चलो उठा लेते हैं, नहीं, कुछ सेकंड्स में ही पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगे, इधर उधर पता नहीं कहाँ, कुछ भी हो सकता है ना। तो उधर उस टाइम के लिए जो रिस्पॉन्स के लिए मसल चाहिए वो वाइट। लेकिन आपको कोई प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी करनी है, बहुत लंबे टाइम तक वो सस्टेन करना है उस काम को, तो आपको क्या चाहिए, बॉडी में रेड मसल्स ज्यादा चाहिए। इनमें जो फटीग होता है वो बहुत धीरे धीरे से होता है।
क्योंकि स्लो इसमें एटीपी बन रहा है, एटीपी ज्यादा, सॉरी इसमें नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का ज्यादा है लेकिन मसल स्लो है, क्योंकि लेस एक्सटेंसिव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कैल्शियम आयन कम है, तो वो धीरे धीरे चलता रहता है कॉन्ट्रैक्शन इनका। तो फटीग भी होगा तो बहुत धीरे धीरे होगा, मीन्स काफी टाइम में होता है। डिपेंड्स ऑन सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर एटीपी प्रोडक्शन, सो इट इज कॉल्ड एरोबिक मसल्स। क्योंकि स्लो मसल है, बहुत ज़्यादा फास्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता, तो जितना मीन्स इसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए सप्लाई ऑफ एटीपी वो एरोबिकली होता है, एनारोबिक नहीं होता। क्योंकि जब बहुत क्विकली सप्लाई करना हो एटीपी का, तो आपको जब तो आपकी ऑक्सीजन है वो इनसफिशिएंट हो जाएगी, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा। लेकिन क्योंकि ये मसल स्लो है, तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिक्वायर्ड एटीपी का फॉर्मेशन एरोबिकली हम कर सकते हैं या करते हैं, बॉडी में मसल्स करती हैं। तो रेड मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, और एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होने का मतलब है कि लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, और लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो मतलब क्या नहीं होगा, फटीग नहीं होगा। तो ये स्लो फटीग मसल इसलिए है क्योंकि इनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिक्वायर्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वो पूरी हो जाती है। एक बात ये इनका कॉन्ट्रैक्शन बड़ा पावरफुल होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दिस मसल्स इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोलॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी एंड एज इट रिलैक्सेस इमीडिएटली। ये बहुत लंबे कॉन्ट्रैक्ट मीन्स लंबे टाइम का काम अगर कोई करना हो तो उसमें ये इन्वॉल्व नहीं रह सकता, प्रोलॉन्ग एक्टिविटी के लिए नहीं जरूर ये मसल्स ठीक है। फटीग इसमें बहुत जल्दी हो जाता है। डिपेंड ऑन एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस फॉर एनर्जी, क्योंकि क्विक सप्लाई ऑफ एटीपी चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ऑक्सीजन इनसफिशिएंट हो जाता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन होएगा, और एनारोबिक से ही इनकी एटीपी सप्लाई होती है। और एरोबिक से एटीपी सप्लाई होने का मतलब ये है कि क्या बनना शुरू हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड बनने का मतलब क्या है कि फटीग होएगा। तो दोनों में से आपकी बॉडी में कैसा आपका फिजिकल एक्टिविटी है, उस तरह से बॉडी में मसल्स का होना जरूरी है। जैसे आपके रूटीन को देखते हुए आपकी मसल्स में वाइट मसल्स ज़्यादा हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है आज के बच्चों में, इस जनरेशन में फिजिकली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है ना, तो उनके बॉडी में रेड मसल्स की क्वांटिटी उतनी नहीं होती। अब ये पूछना बिल्कुल वो होगा कि भाई हमारी बॉडी में रेड मसल्स कैसे बनेंगी। रेड मसल्स बनेगी एक्सरसाइज से, आपकी प्रैक्टिस से। आज रोज दौड़ना 2 किलोमीटर शुरू कर दो, 4 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर दो, तो आपके पैर की मसल्स जो वाइट हैं वो अपने ऑटोमेटिकली उनमें एडोप्टेशन आएगा और वो रेड मसल्स हो जाएंगी। या फिर आप कोई शुरू के दौर में किसी को याद हो कि एक्सरसाइज शुरू करा हो, तो वो शुरू के हफ्ते में ना, पहला हफ्ता जो होता है उसमें बहुत पेन होता है। जैसा आप जैसे रनिंग करोगे तो थाई और ये पैर के मसल्स में, कोई और एक्सरसाइज करोगे जहाँ की मसल ज़्यादा आप यूज़ करोगे उधर बहुत पेन होता है। वो स्टार्टिंग के दिनों में 4, 5, 6 दिन होता है, फिर वो धीरे धीरे पेन कम होने लगता है। आप उतनी ही एक्सरसाइज पे आपका मसल अडॉप्ट कर जाता है ना। तो वो एडोप्टेशन बॉडी के पास है, दे कैन अडॉप्ट, और करना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी तो कभी भी आ सकता है। उस इमरजेंसी के लिए आप वो जो मैराथन एथलीट्स डेवलप रेड फाइबर इन थाई मसल ड्यू टू रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन। जो जिसको मैराथन में पार्टिसिपेट करता है, उन अपने थाइस की मसल्स में वो रेड मसल डेवलप करता है, क्योंकि वो मिल्खा सिंह देखा है, मिल्खा सिंह, तो वो कितनी एक्सरसाइज करता था, इतना एक्सरसाइज के जिसका कमांडर था उसको ऑर्डर दिया था कि इतना तुझे भागना, इतना प्रैक्टिस करना है कि पसीने से बाल्टी भर जानी चाहिए। इतना पसीना निकालता था वो, एक बाल्टी पसीना भर, वो बाल्टी जब तक भरती नहीं थी ना तब तक वो भागता रहता था। वो बस इसका एक करता है, एक राउंड लगाओ अपना, वो टी शर्ट पहनता था उसमें वो करके फिर से पहन के फिर भागता। क्या स्ट्रक्चर है, टाइप्स है, रेड मसल्स क्या है, व्हाइट मसल्स क्या है, लास्ट वाली स्टेटमेंट पे थोड़ा ध्यान देना है। अब दूसरी मसल्स जो है इनवॉलेंट्री, देखो अब आपको ना उसके बेसिस पर डिसाइड करना है, इधर कुछ नहीं है। क्या डिसाइड करना है, इनमें जो है स्केलेटल मसल से ये थोड़ा अलग है, इनमें आपको वो डार्क बैंड एंड लाइट बैंड नहीं देखने को मिलेगा, स्ट्रिएशंस नहीं देखने को मिलेगा, पहली बात। अब स्ट्रिएशन क्यों था,
एक्टिन और मायोसिन की वजह से, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट की वजह से। अब इसमें दूसरा बात क्या है, दीज मसल्स आर फाउंड इन विसरल ऑर्गन। ये विसरल ऑर्गन के बारे में बात हो चुकी है। विसरल ऑर्गन हम किसको बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में, इसलिए इसको हम विसरल मसल भी कह देते हैं और स्मूथ मसल्स भी कह देते हैं। आपके इंटरनल ऑर्गन्स बड़े स्मूथ होते हैं तो इसलिए स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। इनमें ट्रांसफर लाइंस नहीं होता है, अनस्ट्रिएटेड मसल्स हैं, इनका कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होता है विल पावर से, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है। एंड इसलिए इनका नेचर कैसा हो जाएगा, इनवॉलेंट्री। वो मसल्स कैसी, हमारी स्केलेटल मसल्स कैसी है, वॉलेंट्री, इस पे हमारा विल पावर काम करता है। ऑटोनॉमिक नर्व्स आर कनेक्टेड टू दिस टाइप ऑफ मसल्स। ऑटोनॉमिक मतलब आप समझ गए होंगे, एएनएस के दो पार्ट थे, कौन कौन से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों नर्व फाइबर्स इनको कंट्रोल करता है, इनके कंट्रोल में ही ये काम करते हैं, आपके विल पावर पे काम नहीं करेगा। आप ये सोचो कि हाँ हम अभी चाहे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाए तो नहीं होगा, वो एएनएस डिसाइड करेगा, ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर पे आ जाओ। स्ट्रक्चर ये भी शॉर्ट है, स्पिंडल शेप्ड है एंड अनब्रांच्ड। स्केलेटल मसल कैसी थी, दैट इज ऑल्सो अनब्रांच्ड, उनमें भी ब्रांचिंग नहीं होती, इनमें भी ब्रांचिंग नहीं होती। अब तीसरी मसल का नाम यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं, कार्डियक मसल, दैट इज ब्रांच्ड। पहला डिफरेंस याद रखना, वो ब्रांच्ड है एंड स्ट्रिएटेड भी होती है। अब आप सोचोगे कि भाई जब स्ट्रिएटेड है तो उसको हम स्ट्रिएटेड मसल्स क्यों नहीं बोलते, उसकी दो रीजन है। एक रीजन, स्ट्रिएटेड मसल्स आर अनब्रांच्ड बट इट इज ब्रांच्ड, तो इसलिए एक हमें अलग कैटेगरी बनानी पड़ी। दूसरा रीजन ये है, स्ट्रिएटेड मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय आवर विल पावर बट इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल पावर, तो इसलिए हमें एक तीसरा कैटेगरी बनाना मींस हम पढ़ते हैं कार्डियक मसल्स का, ठीक है। तो अभी इस पे आ जाओ। इनके सेल्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ गैप जंक्शन, मींस इनके जो एडजेसेंट मसल फाइबर्स होएगा वो गैप जंक्शन के साथ कनेक्टेड होएगा। अभी ये जंक्शन क्या है वो सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जंक्शन का मतलब होता है एडजेसेंट सेल्स के बीच अटैचमेंट। ये कई टाइप्स के होते हैं, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, है ना, बहुत सारे जंक्शंस वहां पे हम पढ़ेंगे। इट कंटेन्स यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ये भी डिफरेंस है। उधर क्या था, सिनसाइटियम की कंडीशन होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है स्केलेटल मसल्स में, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। आप देखो इस मसल फाइबर में एक न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है, तो यूनिन्यूक्लिएटेड है। एंड इनके सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर क्या था, उनके फाइबर्स जो होते थे ना वो पैरेलली अरेंज होते हैं, है ना, और वो भी कहाँ पे, सेल के सेंटर वाले रीजन पे, ठीक है। पेरिफेरल रीजन पे उनका सार्कोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस अरेंज होता है, लेकिन इनके कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ड्यू टू दिस रीजन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म, इनमें फाइबर्स हैं। एंड कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल विच इज फाउंड इन स्कैटर्ड फॉर्म। ये वर्ड ध्यान में रखना है, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, बिखरा हुआ होता है, ऐसा कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है जैसे वहां पे हम बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट है, ऐसा नहीं है। इधर स्कैटर्ड फॉर्म में पूरे, आप देखो साइटोप्लाज्म में आपको ये जो लाइंस दिखाई गई हैं दैट इज द मायोफाइब्रिल्स। ये मायोफाइब्रिल्स पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है, ये देखना है। मायोफाइब्रिल आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, वही प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ही है ना। एंड बट रिमार्केबली लेस देन स्केलेटल मसल्स। ये आपको नोटिस करके ध्यान में रखना है कि एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल द कंटेंट ऑफ या द क्वांटिटी ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन इज वेरी लेस इन स्केलेटल स्मूथ मसल्स। इनका जो अमाउंट है वो बहुत कम होता है स्मूथ मसल्स में, बट फिलामेंट्स आर नॉट प्लेस इन हाईली ऑर्डर्ड पैटर्न, सो स्ट्रिएशन इज एब्सेंट। जैसे अपन ने वहां पे देखा था एक बहुत हाई लेवल का ऑर्डर था एक्टिन मायोसिन का, दुनिया हमने लाइंस देखी, बैंड देखे, है ना, ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता तो हमें स्ट्रिएशन नहीं देखने को मिलता, नहीं तो यहाँ भी स्ट्रिएशंस होते, ठीक है। अब एक्टिन इसमें ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मायोसिन, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। कंटेंट ऑफ एक्टिन इज मोर एज कंपेयर टू
मायोसिन, मायोफाइब्रिल आर फंक्शनल यूनिट ऑफ इनवॉलंटरी मसल, ये वहां भी था, यहाँ भी है। मायोफाइब्रिल उनका भी फंक्शनल यूनिट है, इनका भी है। एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ट्यूबुलर सिस्टम बोलेंगे, इज नॉट वेल डेवलप्ड। उधर क्या था, सार्कोप्लाज्मिक जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर, उसके कंपेयर में हम देखें तो इधर इनका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम डेवलप होता है। दिस मेक्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल स्ट्रांगली डिपेंड ऑन, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, ECF, कैल्शियम आयन। इनके पास खुद का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयन भी नहीं स्टोर कर पाएगा। तो इनके सराउंडिंग में, ये मसल फाइबर्स के सराउंडिंग में जो गैप है या जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं इसी को, ECF। इसमें, इस ECF में कैल्शियम आयन कितना ज्यादा है, इस पर डिपेंड करता है इनका कॉन्ट्रैक्शन, इस पर डिपेंड करता है इनका कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए अब ध्यान से सुनना, डायरिया, या हम कॉमन वर्ड यूज कर देते हैं, जब बॉडी हमारा डिहाइड्रेट होता है, पानी कम होता है, मिनरल्स कम होते हैं, मिनरल्स में ही कैल्शियम आता है, तो बॉडी की जो हमारी फिजियोलॉजी है या फिर इंटरनल ऑर्गन की फिजियोलॉजी है वो स्लो डाउन होने लगती है। इंटरनल ऑर्गन किससे बना है, स्मूथ मसल से। जब आप कैल्शियम ही कम कर लोगे, किसी भी डिजीज या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कैल्शियम कम, तो उनका मसल का कॉन्ट्रैक्शन स्लो डाउन। जब उनका मसल कॉन्ट्रैक्शन स्लो डाउन, तो आपकी फिजियोलॉजी भी तो अफेक्टेड होएगी ना, जो उसका काम है उस ऑर्गन का, इसलिए ऐसा होता है। तो सबसे पहले आपकी बॉडी में फिर से वो आयंस एंड मिनरल्स को क्या करा जाता है, बैलेंस करा जाता है। वो ड्रिप व्रिप लगा के, इंजेक्शन से या पिला के, जैसे भी, जैसा पॉसिबल, जैसा आपका डिग्री ऑफ डिसऑर्डर होगा उस टाइप से वो सब दिया जाता है, ठीक करा जाता है। इट्स कॉन्ट्रैक्शन पीरियड इज लॉन्गर, इट रिमेन इन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड। कॉन्ट्रैक्शन पीरियड तो बहुत लंबा है, ड्यू टू दिस रीजन मसल, ये हमारी कैसी होती हैं, नॉन फटीग, कभी ये थकने वाली मसल्स नहीं है। मतलब आप ये मत सोच लेना कि जब कभी थकने वाली नहीं है तो हम दिन रात खाते ही रहें, पेट तो कभी थकेगा नहीं डाइजेशन करने से, ऐसा नहीं है, लिमिट में है ना। तो ये है आपके किसकी बात, स्मूथ मसल्स की कहानी खत्म। अब देख लो थोड़ा सा कार्डियक मसल को। आई थिंक कार्डियक मसल के बारे में हमने साथ साथ में डिस्कशन कर लिया है। क्या डिस्कशन कर लिया, हाँ वो मुझे पता है। डिस्कशन क्या क्या हो गया है, डिफरेंस, बेसिक क्या डिफरेंसेस है वो देख लो। पहली बात, ये है तो यूनिन्यूक्लिएटेड, कैसी है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, ब्रांच्ड है, स्ट्रिएटेड है, बट इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल पावर। ये विल पावर से कंट्रोल नहीं होता है ना। तो इसलिए हमें एक आपको अलग कैटेगरी देखने को मिलती है। इसकी प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, हार्ट वॉल में, ये ध्यान रखना, और कहीं नहीं है बॉडी में। इंटरनल ऑर्गन्स में आपकी स्मूथ मसल्स, बट हार्ट की वॉल में क्या है, कार्डियक मसल्स। ये आपको ये इसका डिफरेंस ध्यान में रखना है। और ये कभी थकने वाली मसल्स नहीं है और बहुत पावरफुल है स्ट्रेसन की वजह से। स्ट्रेसन की वजह से अपन ने देखा था कि कैसा कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम हो सकता है। ये तीनों मसल्स के बीच का कंपैरिजन कर लेंगे कल। ये पिक्चर आपका जो आपके एनसीईआरटी का भी है, इसको भी, इस पे सवाल बहुत मिलेंगे।